तो सबने हेडिंग डाली है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास 3 लेटर्स है ए, बी और सी, ये 3 लेटर्स है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 में से कोई 2 लेटर को यूज करके हम डिफरेंट वर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? मैंने क्या बोला, इन 3 में से कोई 2 लेटर्स को यूज करके हम अलग अलग वर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? तो एक वर्ड बन जाएगा ए बी, एक वर्ड बन जाएगा बी सी, एक वर्ड बन जाएगा सी ए, और क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा ए सी, एक वर्ड बन जाएगा बी सी, और एक वर्ड क्या बन जाएगा, बी ए। तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन 2 लेटर्स, इन 3 में से 2 लेटर को यूज करके? आंसर क्या है, 6। क्लियर हो गया ये चीज? सो इस चीज को हम बोलेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, तो कितने परम्यूटेशंस बन गए? आंसर क्या होगा, 6। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये 3 लेटर्स नहीं है, ये 3 प्लेयर्स हैं, और इन 3 में से कोई मैं 2 प्लेयर को सेलेक्ट करके एक बैडमिंटन की टीम बनाना चाह रहा हूं, एक डबल्स की बैडमिंटन की टीम बनाना चाह रहा हूं, तो अब मैं कितने तरीके से वो टीम फॉर्म कर सकता हूं? तो एक बार मैं क्या लूंगा, ए बी लूंगा, एक बार क्या लूंगा, बी सी लूंगा, और एक बार क्या लूंगा, सी ए लूंगा। क्या यहां पर ए बी और बी ए अलग अलग टीम काउंट होगी क्या? नहीं, ए बी और बी ए क्या है, सेम टीम है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए इसके? तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या ये क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, 3। क्या ये क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम यही चीजें देखेंगे कि हमारे पास अगर कुछ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स चेक कर रहे हैं, तो वो कितने बनेंगे। उस चीज में हम क्या निकालेंगे, परम्यूटेशंस। जब हम अरेंजमेंट्स चेक कर रहे हैं, जब चीजों को अरेंज करने से, आगे पीछे रखने से, उसका ऑर्डर बदलने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे कि वर्ड्स के केस में होता है। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज होने से उसमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तब हम क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले परम्यूटेशंस के साथ, और परम्यूटेशन के पीछे एक थ्योरम अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हेडिंग लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा है समझने के लिए, लेकिन उसको एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई काम हम m डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, followed by that another work can be done by n different ways, then the total number of ways will be m into n। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट का सेंस है, मीनिंग है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं, 3 शर्ट्स हैं, और आपके पास 2 जीन्स हैं, तो आप कितने तरीकों से उनको पहन सकते हैं, कितने तरीकों से उसको पहना जा सकता है? तो आंसर क्या होगा, 6। तो इसमें हमने पहले मान लो शर्ट्स का सिलेक्शन किया, तो शर्ट्स को हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो गया, 3। पैंट जीन्स को हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर क्या है, 2। तो टोटल कितने तरीकों से इन्हें पहना जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगर आपके पास 3 शर्ट्स, 2 जीन्स और 4 शूज हैं, तो आप कितने तरीकों से इसे पहन सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 4, जो भी आएगा उतने तरीकों से उसे पहना जा सकता है। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो अभी मैंने एग्जांपल से समझाया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। ये एनसीईआरटी है, तो सीबीएसई वाले बच्चे क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, चलेगा, क्वेश्चन नंबर बस लिख लो। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming repetition of
ऑल डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 एंड 5, और हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर। तो हमारे पास 3 वैकेंट प्लेसेस है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर अगर हम 3 डिजिट वर्ड बनाना चाह रहे हैं तो पहले हम ये वाली डिजिट को फिल करना चाहेंगे। सो इस डिजिट के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। सो वी हैव 5 ऑप्शंस फॉर दिस। नाउ द सेकंड प्लेस, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? अगेन 5 ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर कोई डिजिट यहां यूज हो गया दूसरी बार भी यूज हो सकता है। सो दिस प्लेस आल्सो हैज 5 ऑप्शंस। थर्ड प्लेस कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं, 5। क्लियर हो गया? अब जो हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर ये तीनों m वेज, n वेज और p वेज से हो रहा है तो सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज दीज 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इज 125। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहला प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकता है, 5। दूसरा प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकता है, 4, और आखिरी प्लेस 3। तो 5 4 आर 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। तो 60 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया सभी को? अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने लायक क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ये डायरेक्टली एमसीक्यू आएगा, ये समझ लो। ठीक है, क्या ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो। यहां लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं और हमें 3 डिजिट वाला इवन नंबर फॉर्म करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर इवन नंबर फॉर्म करना है मतलब ये वाली डिजिट इवन होनी चाहिए, वंस डिजिट। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले ये वाले प्लेस को फिल करने जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, तो 1 2 और 3। सो दिस प्लेस, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 डिफरेंट वेज। क्लियर हो गया? नाउ द सेकेंड प्लेस, हाउ मेनी वेज वी कैन फिल दिस प्लेस? तो इसके लिए पूरे 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके लिए 6 और इसके लिए भी कितने ऑप्शंस है, 6। क्लियर हो गया? बिकॉज रिपीटेशन क्या है यहां पर, अलाउड है। तो कितने वेज या कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 108। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इज 108। क्लियर हो गया सबको? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet? No letter can be repeated. किसका किसका आ गया आंसर? ओके ओके, सो देखो क्लियरली हमारे पास वैकेंट प्लेसेस कितने यहां पर, 4, बिकॉज 4-लेटर कोड बनाना है ना। 10 लेटर्स अवेलेबल है। क्या है आंसर पलक? 5040। ओके ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई लेटर सेलेक्ट करना है तो हमारे पास 10 ऑप्शंस। सेकेंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस, 9, एक कम हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट प्लेस के पास कितने ऑप्शन, 8, और आखिरी के पास 7। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5040 ना। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? फाइव डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बनाना है और स्टार्ट होना चाहिए 67 से।
और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, और बाकी लोग भी आंसर करो, क्या आ रहा है। हाँ, नहीं, ये सब में नहीं। देखो गलत हो जाएगा, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटेम्प्ट करो। तो पहले ये 5 डिजिट, तो 5 वैकेंट प्लेसेस हमने बना दिया। पहले 2 प्लेस के नंबर फिक्स है, 6 है और क्या है, 7 है। बाकी 3 प्लेसेस के लिए ही हमारे पास चॉइसेस है, ठीक है। और डिजिट्स टोटल हमारे पास कितने थे, 10 डिजिट्स थे, 0 से लेके 9, मतलब टोटल 10 डिजिट्स थे, जिसमें से ये 2 जगह पे तो फिक्स हो गया। तो 10 में से 2 कम हो गए, मतलब हमारे पास अब कितने डिजिट्स बच गए, 8। तो ये वाले प्लेस को अगर हम फिल करने जा रहे हैं तो उसके पास 8 ऑप्शंस है, इस प्लेस के पास 7 ऑप्शंस है, और उसके पास 6 ऑप्शंस है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 336। इनके पास एक एक ही ऑप्शन था, तो 1 और 1 लिख के मल्टीप्लाई करो, चलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? श्री और दृष्टि क्लियर है? धन्य क्लियर है? ये हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करो। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो ऐसा हम लोग पहले भी करते आए हैं, लेकिन इसको इस प्रिंसिपल से कैसे समझ सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। सो इफ वी आर टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, तो मतलब हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 3 वैकेंट प्लेसेस हो गए। नाउ फर्स्ट प्लेस कैन हैव 2 ऑप्शंस, आइदर हेड और टेल। सेकेंड प्लेस ऑल्सो हैव 2 ऑप्शंस, हेड और टेल। थर्ड के पास भी 2 ऑप्शंस है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 8। क्या ये क्लियर हो गया? ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, वो बोलने की जरूरत भी नहीं है। क्या ये समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, और एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए 2 फ्लैग्स की जरूरत है, वन आफ्टर अनदर। मतलब हमारे पास 2 वैकेंट प्लेसेस है, वर्टिकली है जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट प्लेस कैन हैव 5 डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। सेकेंड प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 4, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता ना, फ्लैग तो 5 ही है, एक अगर यूज हो गया तो दूसरे के पास कितने ऑप्शंस बच गए, 4। तो 5 4 मतलब कितना आ जाएगा, 20। सो वी कैन जनरेट 20 डिफरेंट सिग्नल्स यूजिंग दिस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो ये सबसे पहला जो एक्सरसाइज हमने किया था ना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड था। अब इसी पे बेस्ड है परम्यूटेशन का कंसेप्ट और उसका फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले को समझने के पहले हमें एक नोटेशन देखना होता है, जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। तो हेडिंग डालो, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल एक समझ लो मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो नेचुरल नंबर का निकलता है। तो ये जो n हमने लिखा, यहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो बनाया है, इसी को फैक्टोरियल रीड करते हैं। कई जगह कई बुक्स में इसी फैक्टोरियल को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। तो दोनों फैक्टोरियल का सिंबल है, इसको रीड करते हैं n फैक्टोरियल, दोनों ही केसेस में, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, अगर हमें n फैक्टोरियल निकालना है तो हम इसको लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसा करते हुए रिड्यूस करते हुए जाएंगे कहां तक, अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो जो भी नेचुरल नंबर है उस नंबर से लेके रिड्यूस करते हुए 1 तक के नंबर का प्रोडक्ट, ये फैक्टोरियल का कैलकुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। कितना होगा ये,
120, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 और 2 120, तो ये आ जाएगा 120। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा, 4 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये कितना आ जाएगा 24। क्या ये क्लियर हो गया फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीरो का जो फैक्टोरियल है वो 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट करके। और दूसरा चीज ये है कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, मतलब -1 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो ये नॉट पॉसिबल, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के कैलकुलेशन को और बेटर तरीके से समझते हैं। कुछ फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रख लेनी चाहिए, जैसे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, और 2 फैक्टोरियल होगा 2, 1 फैक्टोरियल 1, और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन मत करो, हाँ, इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल को, ठीक है, और जो कि हो जाएगा 6 इंटू 120 हो जाएगा, और 6 इंटू 120 मतलब कितना हो जाएगा 12 6 72, मतलब 720। अगर आपको 7 फैक्टोरियल निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्या ये इसमें डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 720, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5040, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया फैक्टोरियल नोटेशन? ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि अगर मान लो आपको 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल निकालना है तो इसको 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये याद रखना है ना। ऐसा नहीं होगा कि इसको ऐसा लिख दो आप 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू अलग से। या और अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, मान लो अगर आपको 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करो, इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? माइनस ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? फिर दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच गया 7, माइनस यहां से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 1, तो ये क्या बच गया 6 फैक्टोरियल इंटू यहां पर क्या हो गया 6, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो चेक करो कितनी होती है 720 इंटू 6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है? देखो, अगर कभी 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल आया तो उसको डायरेक्टली आप ऐसा नहीं लिख सकते 7 माइनस 6 होल फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो 7 फैक्टोरियल, या तो पूरी वैल्यू निकालो 7 फैक्टोरियल की और 6 फैक्टोरियल की, फिर माइनस करो। लेकिन कई बार वो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, तो स्मार्ट वर्क क्या करो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसमें डाउट तो नहीं? डाउट है तो समझो। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही होता है। यहां से यहां तक की वैल्यू जो पूरी है वो क्या बन गई 6 फैक्टोरियल बन गई, और ये क्या है 7 है, तो इसलिए 7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां भी 6 फैक्टोरियल, यहां भी 6 फैक्टोरियल, तो उसको निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा 7 माइनस 1, यहाँ 7 यहाँ 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक बार चेक करते चलना। ये हटा दो ना, पूरा हो गया तो सबका। अच्छा ये निकालो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल,
ओके ओके तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट है 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल। सेकंड है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 है convert 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 in factorial notation, in factorial form. क्वेश्चन नंबर 4 है 10 factorial divided by 6 factorial into 4 factorial is equal to question mark. Question number 5 है 7 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial is equal to question mark. Next है क्वेश्चन नंबर 6 है convert 10 into 8 10 into 9 into 8 into 7 in factorial form, Next है क्वेश्चन नंबर 7, find the value of 4 factorial minus 3 factorial. Question number 8, 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. True or not? Question number 9, 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. Question number 10, 6 factorial divided by 6 minus 2 factorial. Question number 11, 1 upon 4 factorial plus 1 upon 5 factorial is equal to x upon 6 factorial. X is equal to question mark. Question number 12, x upon 10 factorial plus is equal to 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial. X is equal to question mark. Next, 13th, 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equal to x upon 8 factorial. X is equal to question mark. हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, फैक्टोरियल के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले में अगर देखो किसी को चेक करना है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैसे सॉल्व करना चाहिए, हो सकता है आंसर आप लोगों का आ गया होगा। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
28 फैक्टोरियल। तो ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। अगर फैक्टोरियल के अंदर नंबर 30 है, 30 को अगर मैं फैक्टोरियल से बाहर निकालता हूं तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम बचेगा, मतलब कौन सा नंबर बचेगा, 29 फैक्टोरियल बच जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 28 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। 29 को भी अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन से बाहर निकालता हूं तो 30 इंटू 29 आ गया बाहर, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, 28 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है यहाँ पर 28 फैक्टोरियल बचा है। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये वाला 28 और ये वाला 28 फैक्टोरियल वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, 30 इंटू 29 बच जाएगा, और जिसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 9 27 का 7, ये आ गया 2, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, आंसर आएगा 870। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है दृष्टि, ऐसे ही सॉल्व किया था, नहीं किया था? अभी ये समझ में आया मेथड? अगर मान लो ऐसा आता है दृष्टि, समझना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 10 इंटू 9 निकाल दोगे बाहर, और फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल बच जाएगा। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 8 फैक्टोरियल बच गया। क्लियर। और ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 90। क्लियर। 3। नेक्स्ट, अगर मान लो ऐसा आता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? नहीं, ये वाले को कुछ नहीं करो, इसको 7 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। इसको नीचे वाले को 9 फैक्टोरियल को क्या लिख दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? अब ऊपर और नीचे से 7 फैक्टोरियल कैंसल आउट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/72। आया क्या समझ में? तो हायर नंबर में से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं टर्म्स को, और रिड्यूस कर सकते हैं फैक्टोरियल रोटेशन में। इधर पे ध्यान देना, अगर किसी का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो कैसे बनाना चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो सबसे छोटा फैक्टोरियल नोटेशन यहाँ पर कौन सा है, 9 वाला है, तो हम सभी को 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 में अगर 11 फैक्टोरियल को मुझे 9 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टोरियल से बाहर क्या निकालूंगा, 11 और 10। तो 11 इंटू 10 निकल गया बाहर, और फैक्टोरियल के अंदर क्या बच गया, 9, माइनस यहां पर इस 10 फैक्टोरियल को 9 बनाने के लिए क्या 10 निकालूंगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में भी क्या बचा है यहाँ पर, 9 फैक्टोरियल। क्या पहला स्टेप समझ में आया ये वाला? हाँ, 1/4 फैक्टोरियल, हाँ पूरा कंप्लीट। हम्म। त्रिशा, इसमें कोई डाउट है? नहीं समझ में आएगी? देखो 11 फैक्टोरियल वाला टर्म है ना। 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसा करते हुए 1, यही इसका मतलब है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7, ये सो ऑन। क्लियर हो गया ये चीज? तो मैंने 11 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख दिया। क्या ये समझ में आया? सिमिलर वे में 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्या ये समझ में आ गया? डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 9 फैक्टोरियल था। क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 9 फैक्टोरियल कॉमन निकल जाएगा, न्यूमरेटर में कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म्स में से। अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, 11 इंटू 10, माइनस यहां पर क्या बच जाएगा, 10, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों से 9 फैक्टोरियल वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहां पर न्यूमरेटर में 11 इंटू 10 मतलब क्या हो गया, 110, माइनस ये कितना हो गया, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 100। ठीक है। एक दो और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दे रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करना। 12 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, सॉल्व करके बताना क्या आएगा ये। ठीक है। हम्म। भव्य, तुम अपनी बुक लाए हो तो उसमें से सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस।
धान्या, कौन सा सॉल्व कर रहे हो? ये वाला हो गया। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ये जो मैंने लिखा है पिंक वाला। ठीक है। और ऋषा कौन सा सॉल्व कर रहा है? थर्ड हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, थर्ड वाला गलत है, उसको सुधारना पड़ेगा। तो थर्ड को ठीक है, छोड़ देना, मैं बताऊंगा। फोर्थ और फिफ्थ मेरे ख्याल से तब तक सॉल्व कर सकते हो। ये वाला बन गया। हम्म ऋषा, ये वाला बना, पिंक वाला ये जो है। हम्म सी, ये वाला सॉल्व कर लिया। 121 आ रहा है। 12 into 11 into 10 फैक्टोरियल -11 into 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, ऐसे किया होगा। न्यूमरेटर से 10 फैक्टोरियल कॉमन निकला और वो कैंसल आउट हो गया इससे। 12 into 11 कितना आ रहा है ये? 132। 132 -11, 121। हाँ ठीक है। यहां तक हो गया सबका, एक बार चेक कर लो। हाँ, ये बताओ थर्ड वाला जिसने बनाया, थर्ड वाले का क्या आंसर आया? क्या आया? हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन ना, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 है, इसको फैक्टोरियल में बदलना है। तो अगर फैक्टोरियल में बदलना है तो 10 का फैक्टोरियल क्या होता है? 10 9 8 7 6 5, फिर और क्या आना चाहिए? 4 3 2 1। लेकिन क्या यहाँ 4 3 2 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? *4 *3 *2 और *1 करेंगे। समझ में आ गया? अब ये चीजें मैंने एडिशनली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की है, तो बैलेंस आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज? सो दैट ये नंबर वही बन जाए। अब ऊपर वाला पूरा टर्म 10 9 8 7 6 5, ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। समझ में आया? डिनोमिनेटर वाला इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया? सिमिलर वे में मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में? 6 5 4 3 2 1, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा? 6 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोर्थ नंबर वाला। तो फोर्थ में देखो क्या लिखा है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये लिखा है। तो अब यहां पर ना 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो, ऐसा 10 into 9 into 8 into 7 और into 6 फैक्टोरियल लिख दो। क्या किया, समझ में आया ना? डिनोमिनेटर में ये 6 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 into 2 into 1 कर दिया। क्लियर? ऊपर का 6 फैक्टोरियल, नीचे का 6 फैक्टोरियल कट गया। ये 3 1 जा 3 3 जा 9 कट गया। ये 4 1 जा 4 2 जा 8 कट गया। ये 2 और ये 2 भी कट गया। अब आपके पास क्या बच गया यहां पर? 10 into 3 into 7, जो भी आएगा मल्टीप्लीकेशन 210। करो जल्दी पूरा सिंप्लीफिकेशन, फटाफट सॉल्व करते जाओ, मुझे आंसर बताते जाओ। हाँ, कहां तक हो गया है शशांक? पूरा कंप्लीट? हम्म
जिसने पूरा 13th तक कर लिया वो 14th वाला एक बार ट्राई करना, जिसने नहीं किया वो पहले 13 तक कंटिन्यू करो जल्दी। नहीं ये कैसे कर रहे, वैसे नहीं होगा वाला। 11th वाला कहाँ सॉल्व किया? नहीं वो गलत किया 11th वाले, 11 12 13 गलत है, एक बार लिखा पहले इधर देख। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है, x/6 फैक्टोरियल। हाँ पार्थ भी बोलना अनम्यूट करके, क्या डाउट। तो यहाँ पर सबको 6 फैक्टोरियल बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वो है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर 6 मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 6 × 5 फैक्टोरियल करूंगा। समझ में आई? यहाँ पर मुझे 6 फैक्टोरियल बनाना है, तो क्या करूंगा, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 6 × 5 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? और इधर पे क्या हो गया, x/6 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया? तो 6 5 है, ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 6 अपॉन प्लस प्लस 6/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 30 + 6 दैट इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। क्लियर? समझ गया ना? हाँ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 6th वाला क्यों नहीं किया? अच्छा कर लिया ना, वो आंसर लिखा है डायरेक्ट। हाँ 7th वाला कैसे करेगा? उसमें कुछ नहीं करना, दोनों को अलग अलग वैल्यू निकालना और माइनस कर देना। समझ गया? 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 फैक्टोरियल है ना। हाँ वैसा भी कर सकता है, लेकिन छोटे नंबर है तो डायरेक्टली दोनों की वैल्यू पता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 -3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो 24 - 6 18। हम्म। हाँ देखो, अगर मान लो ये छोटे नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे इसकी वैल्यू पुट करके कर दो। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 -6 फैक्टोरियल कितना हो, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 80। डायरेक्ट कर दो। अगर बड़े नंबर आते तो वो कॉमन लेके वो जो तरीका मैंने बताया ना वो फॉलो करो। अब इसमें पूछा 8 में पूछा है क्या ये दोनों का सम और 7 का फैक्टोरियल सेम होता है या नहीं होता है। तो चेक कर लो, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो 6 और 24 मतलब कितना आ गया 30। तो लेफ्ट साइड 30, राइट साइड में क्या लिखा है 7 फैक्टोरियल, जो एक बड़ा नंबर होता है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो दोनों अनइक्वल है, नॉट ट्रू। 9 और 10 सॉल्व करो फिर जल्दी से। 14 बना किसी का? हाँ ऐसा जरूरी नहीं हर एक टर्म फैक्टोरियल के फॉर्म में, कुछ फैक्टोरियल आएगा, कुछ दूसरा भी आ सकता है इसमें। 3 6 18, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 बार 3 आ रहा है ना, 3 raised to power 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ कौन सा गौरीशा बताओ? 11th वाला। ओके इसके पहले सारे हो गए, तुम लोगों के सारे हो गए, श्री, दृष्टि, धान्या। 10th का, 10th में कुछ नहीं, देखो ऐसे करना है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 2 मतलब कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? इसको लिखना 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो फाइनली 6 5 30। क्लियर हो गया? धन्य कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? 9th को कैसे करना है, कोई डाउट? ये बन जाएगा 4th जैसा 9th वाला हो जाएगा ना। हाँ 11 12 13 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इन तीनों को एक बार समझ लो, तीनों में एक मैं बताता हूं, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको, ताकि कैलकुलेशन समझ में आए। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x/6 फैक्टोरियल। चेक करना इधर पे, यहां तक क्लियर? हाँ
त्रिषा, दृष्टि, धन्य, सब सामने देखो इधर, श्री सामने। ये वाले क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन नोट किया है ना? हाँ, यहां पर डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, हमें सभी के डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल चाहिए। तो मुझे अगर इस वाले टर्म को 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और ऊपर में भी बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 6। उसी तरीके से यहां पर 4 फैक्टोरियल है, मुझे अगर इसे 6 फैक्टोरियल बनाना है तो यहां क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 6। क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 6, और राइट साइड में क्या हो गया, x अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये राइट साइड वाला x अपॉन 6 फैक्टोरियल एज इट इज, इधर पे ये क्या बन जाएगा, 6 बाय 6 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया 6 बाय 6 फैक्टोरियल कैसे हुआ? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? सिमिलर वे में ये कितना हो जाएगा, 6 5 का कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1, मतलब ये भी क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों का एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, 6 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में क्या हो गया, 30 प्लस 6, राइट साइड में क्या आ गया, x अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों के डिनोमिनेटर का 6 फैक्टोरियल कट गया तो 30 प्लस 6 मतलब कितना हो गया, 36। तो x की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, सेम लॉजिक से बाकी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। हम्म, ओके, 14th का। 14th का देखो, इसको ना ऐसे करना, इसको लिखना 3 इंटू 1, 6 को लिखना 3 इंटू 2, 9 को लिखना 3 इंटू 3, 12 को लिखना 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6। ये समझ में आ गया? देन ये 3 3 3 जो फर्स्ट वाले 3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 6 टाइम्स, तो वो जगह 3 रेज टू पावर 6। रिमेनिंग टर्म्स क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। क्लियर? तो ये पूरा बन गया 6 फैक्टोरियल और यहाँ हो गया 3 रेज टू पावर 6। तो आंसर आएगा 3 रेज टू पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर? जिनका ये पूरा हो गया है पाथवे, तुम्हारा 7th वाला डाउट क्लियर हो गया ना? कुछ और डाउट है तो पूछ लो। जिनका ये पूरा हो गया उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सॉल्व करना। n प्लस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, 11 12 13 इन तीनों में कोई प्रॉब्लम तो बताओ। 12th बन गया, कितना आ रहा है, 10 इंटू 9 क्या हुआ इधर पे,
इंटू 10 क्या होगा, 90 प्लस, हाँ 100, ठीक है। और इधर पे 6, 7 इंटू 7 8 56 प्लस 8 64। ये 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई गलत किया है। ट्वेल्थ में देखा कहाँ सॉल्व किया। 10 इंटू 9, हाँ यहाँ तक सही है। यहाँ नीचे 10 के तो ऊपर भी तो 10 करेगा ना, है ना, तो ये भी 10 यहाँ पर भी आएगा। तो ये भी 10 फैक्टोरियल, ये भी 10 फैक्टोरियल, ऊपर 90 प्लस 10 मतलब कितना आ जाएगा, 100। हाँ 14th क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 3 6 9 12 15 18। तो मैंने देखा कि सब 3 का मल्टीपल है, तो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 ऐसा लिख दिया। फिर 3 की पावर 6 अलग हो गया, बाकी सारे टर्म्स फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गए। हाँ 14th क्वेश्चन। थाने किसी क्वेश्चन में कोई डाउट इसमें? गौरीशा। 15 और 16 ये दोनों ट्राई करो जल्दी से। किसी का बना 15 16? 15 हो गया। हाँ हाँ, इसका फाइनल आंसर है 3 raised to power 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। उसको कन्वर्ट करना था फैक्टोरियल नोटेशन में। चलो मेरे ख्याल से ये 13 तक तो सबका हो गया ना। 14 समझ में तो आ गया होगा, कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, 15 और 16 एक बार चेक करते, अगर किसी का बन गया तो आंसर चेक करना, नहीं बना तो समझना कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आखिरी एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। तो इसलिए ये दोनों अच्छे से समझना, वो क्वेश्चन उस पर बेस्ड होने वाला है। यहां पर n+2 इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल है। तो ये n+2 जो है ये पूरा फैक्टोरियल के अंदर है, लेकिन यहाँ 60 इंटू ये जो n-1 है ये अकेला फैक्टोरियल के अंदर है। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो n-1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भेज दो। n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 60। क्या ये क्लियर है? अब अगर मान लो मैं ये n+2 है, n+2 को मैं फैक्टोरियल के बाहर निकालता हूं, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, n+1। ये लॉजिक समझ में है ना? जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 को बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचता है, 9। तो अगर मैंने n+2 को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, n+1 बच जाएगा। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टोरियल को हटाना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। तो कब खत्म होगा, जब ऊपर और नीचे दोनों में फैक्टोरियल में सेम टर्म होंगे। क्लियर हो गया? तो मुझे इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके ये बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n+1 को भी फैक्टोरियल के बाहर निकालूंगा। तो अगर n+1 को भी फैक्टोरियल के बाहर निकालूंगा तो अब फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, यहां पर n-1 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करते, अब इस n को भी फैक्टोरियल के बाहर निकाल देते, तो n+2 इंटू n+1 इंटू n हो गया। अब फैक्टोरियल के अंदर क्या बच गया, n-1 बच गया। ये एक स्टेप में करना चाहिए एक्चुअली आपको, लेकिन मैं पहली बार समझा रहा हूं इसलिए पूरा 2-3 स्टेप में बताया। समझ में आया कि ये वाला स्टेप बताओ मुझे? ठीक है, और राइट साइड में यहां पर क्या बच गया है, 60। ओके, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास यहां पर बच गया n+2 इंटू n+1 इंटू n इज इक्वल टू क्या हो गया, 60। क्या ये क्लियर है? यहां तक ओके? अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप इसको नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व करने जाओगे तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक वाला। और क्यूबिक को सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है, तो आप उसको वैसे तरीके से मत सॉल्व करो। आप क्या करो, ये 60 जो है ना उसको ऐसे नंबर में तोड़ो जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाए, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाए। तो कौन से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, 3 4 एंड 5। 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जार 20 इंटू 3 कितना होता है, 60। समझ गए? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा,
5 into 4 into 3 और इधर पे क्या आ गया n+2 into n+1 into n। समझ में आई ये चीज? अब दोनों को कंपेयर कर लो। तो सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड में कौन सा है? n। सबसे छोटा नंबर राइट साइड में कौन सा है? 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 3। दैट्स इट, खत्म। समझ में आया क्या ये तरीका? अब अगर ये समझ में आया तो सिमिलर मेथड से आप लोग 16th वाला सॉल्व करके दिखाओ, और कुछ डाउट है तो उसमें पूछो। वैसे 16 वाले को अगर आप ये कंसेप्ट नहीं लगाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक से भी। हो गया? ये लास्ट क्वेश्चन है फिर 17th वाला। और 16th बन गया किसी का तो पूछ लो। हाँ बस 16th में कोई डाउट? हाँ सही तो बना है यहाँ तक। इसके बाद नहीं हो रहा सॉल्व। इसके बाद दो तरीका सॉल्व करने का, या तो लॉजिकली ऐसे दो नंबर में तोड़ो जो कंसेक्यूटिव जिनका प्रोडक्ट है 90, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है 9 into 10 हो सकता है। या नहीं समझ में आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, n into n क्या हो जाएगा n² प्लस n इज इक्वल टू कितना हो गया 90। ये 90 उधर जाएगा तो n² प्लस n माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो सॉल्व करते हैं उससे कर लो। दृष्टि कोई डाउट उसमें? पिछला वाला ही समझ में नहीं आया था क्या? देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है 60 आ रहा है ना। अब तुम 60 को ना 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और ऐसे तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। तो किस में तोड़ा है? 3 4 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60। समझ गए? 3 4 5। यहाँ नंबर क्या रहा है? n+1 n+2 है ना। एक के बाद एक वाले नंबर है, ये भी एक के बाद एक वाले नंबर है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? n। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो सीधे n की वैल्यू क्या आ गई? 3। अच्छा इसमें डाउट है n+1 कैसा है? देखो यहाँ लिखो 10 फैक्टोरियल। हम्म। हाँ हाँ 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 10 into 9 फैक्टोरियल लिखो इक्वल्स टू 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है? n+2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अगर मैं n+2 को बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा? n+1 का फैक्टोरियल। n+1 को भी बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? n फैक्टोरियल। n को भी बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? n-1 का फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल से हम जो भी नंबर बाहर निकालते हैं -1 ऑफ दैट नंबर जो बच जाता है फैक्टोरियल के अंदर। समझ में आई ये चीज? हम्म। पिछला वाला बन गया 9। हाँ ठीक है। नहीं रेशियोज है, मतलब अपॉन में दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज इक्वल टू 45/3। रेशियोज है ना उसका। है ना पिछला वाला बना। हाँ एक यहां तक सही है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ n+1 को बाहर निकालो फैक्टोरियल के, तो अंदर पे क्या बच जाएगा? n बचेगा। n को भी निकाल लो बाहर तो क्या बच जाएगा? n-1 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू इधर पे क्या है 90। समझ गए? ये दोनों कट गया तो क्या बचा यहाँ पर? n+1
इंटू एन इज इक्वल टू क्या बच गया 90। क्लियर। 90 को मैंने ऐसे लिख दिया 10 इंटू 9, इधर पे क्या है n+1 इंटू क्या है n। कंपेयर कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ गए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे बन जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं शशांक? किसमें? 17th वाले में। भव्य तुम भी वो 17th वाला कर रहे हो? कौन सा कर रहे हो? 17? उसके पहले वाला हो गया ना? वर्षा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? उसके पहले वाला हो गया पूरा। हाँ चलो एक काम करो, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन 17th वाला देख लो। ठीक है, यहां पर आपको क्या गिवन है, ये पूरा रेशियो, ये पूरा गिवन है कितना है 44/3। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ना मैं यहां पर ये लिख देता हूं 2n फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहाँ 3 फैक्टोरियल, और यहां लिखा है 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या रहा है यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां लिखा है n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 44/3। पहला स्टेप समझ में आया क्या, एक बार बताओ मुझे। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 44/3। ओके, अब क्या करो, इस पूरे टर्म को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44/3 इंटू ये क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम जा रही स्पेशली वो, ये जो 2n फैक्टोरियल है, ये जो पूरा टर्म है, ये किससे कट सकता है? ये कट सकता है 2n-3 वाले से। अगर इसको ये बनाना है तो मुझे फैक्टोरियल से बाहर क्या निकालना पड़ेगा 2n, तो अंदर पे क्या बचेगा 2n-1, फिर 2n-1 को भी निकाल लो बाहर तो क्या बचेगा 2n-2, फिर 2n-2 को भी निकाल लो बाहर तो क्या बच जाएगा फैक्टोरियल के अंदर 2n-3 का फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया सभी को? और डिनोमिनेटर में ये जो 3 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और ये पूरे को कुछ नहीं करो 2n-3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को? फिर ये 2n-3 फैक्टोरियल, ये 2n-3 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब राइट साइड पे करते हैं, राइट साइड पे ये 44 एज इट इज, इस n फैक्टोरियल को n-2 से काटना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या बाहर निकलेगा n निकलेगा, फिर क्या निकलेगा n-1 निकलेगा, और अब फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा n-2 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में देखो ये वाला 3 था, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, इनटू ये वाला टर्म क्या हो गया n-2 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ये n-2 फैक्टोरियल, ये n-2 फैक्टोरियल कट गया, और क्या कट रहा है ये देखो, ये 3-2 6, और ये 6 भी कट रहा है। अब क्या बच गया न्यूमरेटर में आपके पास यहां पर 2n, 2n-1, 2n-2, राइट साइड में क्या बचा 44 इंटू n इंटू n-1। क्या ये समझ में आया सभी को? अभी देखना 2 सेकंड में पूरा का पूरा टर्म और कटेगा। देखो क्या क्या कटेगा, ये n और ये वाला n भी कट जाएगा, ये 2 कटेगा इस 44 से और उसको क्या बना देगा 22। क्लियर हो गया? यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा 2, तो ये 2n-1, इधर से कॉमन निकला 2, तो इधर क्या बच जाएगा n-1, और राइट साइड पे क्या बचा 22 इंटू n-1। समझ में आइए? अब देखो ये वाला n-1 और ये वाला n-1 भी कट जाएगा। समझ में आया? अब ये 2 अपॉन में जाएगा तो 2n-1 इज इक्वल टू 22/2, मतलब कितना हो जाएगा वो 11, और फिर अब n की वैल्यू निकाल लो। किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट तो पूछ लो इस पूरे में। कितना 6 आ रहा है? हाँ